बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ जो है आज आखिरी T20 मैच खेला जाएगा और हम देखते हैं कि ये सीरीज़ इस वक्त बराबर है। 3-3 मैचेस दोनों टीमों ने जीते हैं। जहाँ तक अगर बात की जाए इस सीरीज़ में तो पाकिस्तानी जो कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने बहुत सी चेंजेस की, नौजवान खिलाड़ियों को चांस दिया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम ने भी अपने नौजवान खिलाड़ियों को चांस देते हुए नजर आए और क्योंकि दोनों ही टीमें अब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, वर्ल्ड कप T20 जो है अगले माह खेला जाना है और यकीनन इसकी तैयारी के सिलसिले में बहुत ज़्यादा हर टीम तैयारी करती हुई नजर आ रही है और मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ जो है मैच खेलती हुई नजर आ रही है। आज आखिरी T20 मैच खेला जाना है पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ। तो इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं फरहान फरीद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं खालिद अब्बासी साहब, वो भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। दोनों ही से आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे फरहान फरीद साहब, कैसा देखते हैं आज आखिरी T20 मैच को? जी, आज फाइनल मैच है और पाकिस्तान टीम के लिए मैच जीतना और ये सीरीज़ जीतना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि होम सीरीज़ है और बाबर आजम के लिए एक इम्तहान भी है क्योंकि आप इसके बाद सीधे न्यूजीलैंड चले आएंगे मैच खेलने के लिए और वर्ल्ड कप के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। होम सीरीज़ है, लेकिन मैं जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे बिल्कुल भी कोई मुतमईन नहीं होगा। पाकिस्तान 3 मैच जीता ज़रूर है और 3 मैच इंग्लैंड भी जीता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फुल स्टैंड इस्तेमाल नहीं की और पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर के लिए एक बेहतरीन मौका था कि 6-7 मैच हैं, इनमें अपनी परफॉर्म देके अपनी फॉर्म बहाल करें। लेकिन जो हम समझ रहे थे कि होम क्राउड का फ़ायदा उठाएगा पाकिस्तान, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आया क्योंकि 3 मैच तो इंग्लैंड भी जीता हुआ है, तो होम ग्राउंड का इसका एडवांटेज कहाँ रह गया। और जहाँ तक मिडिल ऑर्डर की बात है तो आसिफ अली उसी तरह नाकाम होते नजर आ रहे हैं जिस तरह हम एशिया कप में देख रहे थे और जिस तरह हम उनको पहले मैचों में देखते आ रहे हैं। खुशदिल शाह भी अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से 2 मैचों से बाहर हैं। अच्छी परफॉर्मेंस होती तो वो बिल्कुल टीम में होते, लेकिन मुझे हैरान हुई है वो कहाँ से कौन सी पर्ची लेके आए हैं इफ्तिखार चाचा हमारे, जो मुसलसल 6 मैचों में खेल रहे हैं, 25, 26, 5, 6, 8 रन बना के भी वो टीम से हट नहीं रहे और उनको कभी बॉलिंग की वजह से टीम में रख लिया जाता है, कभी उनको मिडिल ऑर्डर की जान कह के टीम में रख लिया जाता है। मुझे तो लग रहा है बाबर की जान कहला रहे हैं क्योंकि एक तरीके से एक टीम के अंदर मुसल्लत हो गए हैं। हाँ, अगर उनको वर्ल्ड कप खिलाना ही है, इनको आपने ये तय कर लिया वर्ल्ड कप खिलाना है, हमें हर हाल में इफ्तिखार को वर्ल्ड कप में लेके जाना है, तो पहले ये तय करें इफ्तिखार को आपने किस नंबर पे खिलाना है, एज ए बॉलर खिलाना है, एज ए ऑलराउंडर खिलाना है। और बाबर आजम के लिए अपनी कप्तानी को कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए देखिए हम बार बार कह रहे थे कि खिलाड़ी मुसलसल तौर पर हर खिलाड़ी को चांस दिया जाए। रिजवान की बात की हमने कि सरफराज को रखा जाए टीम में क्योंकि सरफराज अहमद एक तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। ट्रैवल रिजर्व के तौर पर आपने हारिस को टीम में रखा हुआ है। हम देखते हैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर दिनेश कार्तिक 37 साल की उम्र में ट्रैवल रिजर्व नहीं है बल्कि वो प्लेइंग 11 में शामिल है, 15 रुकनी टीम में शामिल है। अनिश पंत के साथ साथ उनको भी रखा हुआ है क्योंकि एक तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन पता है एक वर्ल्ड कप खेले जा रहे हैं, यहाँ पर तजुर्बेकार खिलाड़ी की जरूरत होती है। तो क्यों ना होता कि हमारे पास भी एक तजुर्बेकार खिलाड़ी बेंच पे बैठा होता। तो आज हमने देखा। बिल्कुल फरहान फरीद साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे आपसे। खालिद अब्बासी साहब के पास आते हैं। खालिद अब्बासी साहब, फरहान साहब कहते नज़र आ रहे हैं कि जो तजुर्बेकार टीम क्योंकि वर्ल्ड कप खेली जाती है तो उसमें जो है 2 से 3 जो खिलाड़ी होते हैं वो तजुर्बेकार होने चाहिए, जैसे कि शोएब मलिक के हवाले से बातें हुई, सरफराज अहमद के हवाले से बातें हुई और थोड़ी सी जो इफ्तिखार अहमद के हवाले से जो बात हो रही है कि उन्हें टीम में क्यों रखा गया है, क्या वो दोस्तियाँ निभाने के लिए, और टीम में अगर उन्हें रखा गया है कि उनका रोल क्या है, एज ए बॉलर वो टीम में खेल लें, एज ए बैट्समैन खेल लें, तो समझते हैं कि उनका रोल भी जो है अब वाज़ेह हो जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम के अंदर। एशिया कप के टूर्नामेंट से, एशिया कप में जो खामियां थी वो सबके सामने आई, फिर फाइनल हमारे हाथ से गया, तो बड़े एक ये सवाल थे कि टीम की सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए क्या होगी। तो बड़ी उम्मीदें भी थी कि एक अच्छी जो है मुतवाज़न टीम जा सकती है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन जब टीम सिलेक्ट होती है तो वही चीज़ें दोबारा सामने आई और उसमें कोई नया चेंज नहीं आया। बड़े मतलब जगह थी शोएब मलिक जैसा सीनियर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, क्योंकि हमारा एशिया कप में मिडिल ऑर्डर ही कोलैप हुआ था पूरे थ्रू। हम कब तक जो है रिजवान पे या बाबर आजम की ओपनिंग पर रिलाई करेंगे? अगर वहाँ से 10 ओवर में वो आउट हो जाते हैं तो पीछे बैटिंग करने वाला कोई वहाँ बैट्समैन नहीं है जो इनिंग का मोमेंटम बना सके। तो यहाँ शोएब मलिक है या सरफराज है, लेकिन वही टीम दोबारा सामने आ गई और अभी वही मसले हमने दोबारा देखे
कि ओपनिंग के बाद हमारे पास 1 डाउन, 2nd डाउन, मिडल ऑर्डर के अंदर कोई ऐसा बैट्समैन हमें नज़र नहीं आता जो स्कोर को एक्सीलरेट कर सके। और फिर वहाँ फिर प्रेशर दोबारा आता है बाबर आजम और रिजवान पे, जिस पर क्रिटिसिज्म हो जाता है कि यार ये बहुत स्लो खेल रहे हैं, फला कहते हैं कि ओपनिंग को एक बना के देना स्टैंड एक अलग बात है, उस स्कोर को एक्सीलरेट करना ये बहुत अलग सी बात है। और फिर यहाँ पर इफ्तिखार हैं हमारे, ये आसिफ हैं, इन पे सवाल इसलिए उठ रहा है कि इनका रोल क्या है। इफ्तिखार अगर अब नंबर 4 पे बारी करने आ रहे हैं तो उनका रोल क्या है, क्या उन्होंने आके जो है वो 2 बॉलें खेल के तीसरे पे हवा में अपिश खेल के आउट होना है। फिर आसिफ हैं, आसिफ को अगर आप देखें अभी 2-3 मैचों में जो लास्ट हुए हैं उसमें उनके पास कोई शॉट सिलेक्शन नहीं है, जो बॉल उनके रडार में आ गया वो फेंक देंगे, उसका अदरवाइज जो है वो विकेट देके चले जाएंगे। तो ये बड़ा प्रेशर टीम पे आता है। फिर आपका मिडल अपना टेल पे आपको जो है वो करना पड़ता है। हम जो है क्या नसीम शाह पे डिपेंड करेंगे या हम जो है धानी के छक्कों पे डिपेंड करेंगे, तो ये सोचना पड़ेगा टीम। टेल की बात हो रही है तो मोहम्मद नवाज भी जो है बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। अब अगर उनको ऊपर नंबर पर भेज दिया जाए, जिस तरह उन्होंने 20 बॉलों में 42 रन इंडिया के खिलाफ कर दिए थे, तो उनसे बेहतर तो कम से कम शुजल शाह से बेहतर तो आप समझते हैं कि मोहम्मद नवाज को अगर आप ऊपर कंटिन्यू कर दें तो शायद वो रन करते दिखाई दे कंटिन्यू। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें आपने जो टीम का स्क्वाड सेलेक्ट किया वर्ल्ड कप के लिए, और ये जो सीरीज थी, टेस्ट सीरीज थी जो कि आपके होम ग्राउंड के अंदर थी, यहाँ पे आपके पास बेहतरीन मौका था कि आप चेक करें कि आपने कौन से लड़के को क्या रोल देना है और कैसे खिलाना है। प्रॉब्लम क्या आई 6 मैचों के अंदर कि आप लड़के को बैड परफॉर्मेंस पे ड्रॉप करते रहे, एक मैच में वो लड़का दोबारा आता रहा। किस बेस पे आता रहा वो लड़का, मतलब एक आसिफ अली को आपने ड्रॉप किया बैड परफॉर्मेंस के ऊपर कि वो रन नहीं कर रहा, लेकिन 7वें-6ठे मैच में आप दोबारा लेके आ गए। मतलब उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं क्यों टीम के अंदर आ रहा हूँ, उसने आगे वही गलती की। जहाँ तक नवाज की बात है, देखें लेफ्ट और राइट बड़ा क्रिकेट के अंदर फ़र्क होता है। ऊपर अकबर शान मसूद लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आप उसे ही प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करें तो नवाज तो बहुत नीचे आता है। लेकिन ये इंडिया के खिलाफ नवाज ने प्रूव किया कि वो रन कर सकता है, लेकिन आपने दोबारा उसको उसी नंबर पे भेजा हुआ है। बीच के जो नंबरों पर जहाँ से प्रेशर जनरेट हो रहा है, वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप नवाज को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं क्या, ऊपर वाली करवा दें उससे। तो ये प्लान देखिए ग्राउंड के अंदर कप्तान ने करना है कि यार मैंने सिचुएशन को देखो डिसीजन किस तरह के लेने हैं। और फिर वही वाली बात है कि मैच के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें जस्टिफाई करनी पड़ती, तो हम गलतियों से सीखते क्यों नहीं है। बिल्कुल गलतियों से सीखते क्यों नहीं है। फरहान फरीद राजू साहब है, जिस तरह खालिद अब्बासी साहब कहते नज़र आ रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन था। अगर टेस्ट इस सीरीज़ के अंदर T20 में हम आजमा लेते खिलाड़ियों को, जिस तरह अगर बाबर और रिजवान की बात करें तो पाकिस्तान को 200 रन करने हो, पहले बैटिंग कर ये 200 से प्लस रन चेस करने हो, तो हम देखते हैं कि उस पर जो है खिलाड़ी जो है अगर बाबर और रिजवान रन ना करें तो टीम डैमेज होती दिखाई देती है। फिर अगर दोनों की इनिंग की बात करें तो बाबर और रिजवान पूरी सीरीज बल्कि T20 और तकरीबन 1 साल के अंदर दोनों प्लेयर्स की अगर कारकर्दगी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त रही। कभी रिजवान कभी बाबर ने रन किए हैं। जिस दिन दोनों बैटर्स रन नहीं करते, जैसे अफगानिस्तान खिलाफ मैच हुआ कि हम 129 रन पर जो है टीम हमारी ढेर होती नजर आई। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि नो डाउट रिजवान और बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और ये उनकी परफॉर्मेंस ही की बदौलत वो नंबर 1 और नंबर 2 हैं। और बाबर आजम ने 2 सेंचुरियां और 27 निफ्ट सेंचुरियां बना रखी हैं सिर्फ 86 ओडीआई में, और 3000 रन मुकम्मल करने वाले सबसे कम इनिंग का विराट कोहली का रिकॉर्ड भी उन्होंने कल बराबर कर दिया। तो परसों उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर जो थोड़ा सा ये लोग मार खा रहे हैं वो स्ट्राइक रेट पे मार खा रहे हैं, क्योंकि हमें जब T20 में क्रिकेट खेलनी जानी होती है तो हम थोड़ा सा ओडीआई क्रिकेट से थोड़ा हटके थोड़ा अपर स्ट्राइक पे जाते हैं। सूर्य के नाम यादव को देख लें आप, या रोहित शर्मा को देख लें, विराट कोहली को देख लें, जब ये थोड़ा सा सैड हो जाते हैं तो अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हैं और बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं। और रिजवान और ये जब 10 ओवर खेल जाते हैं तो उसके बाद इनके बारे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो मिडिल ऑर्डर पर आया था कि अभी आउट ना हो जाए। हमारी मिडिल ऑर्डर बैटरी होती है, डिपेंड कर रही होती है कि बाबर आजम ये 10 ओवर खेल के आएंगे। देखा गया है कि पिछले मैचों में आसिफ हो गए या खुशदिल शाह हो गए, या इनके ऊपर ये एक जिम्मेदारी थी कि आप 4 ओवर या 3 ओवर का आपको एक पैकेज दिया गया है, आपने उस पैकेज के अंदर 40 रन बनाने, 30 रन बनाने। जो देखिए वो कभी प्लान कामयाब होता है, कभी हमने हमेशा प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4 के बारे में नहीं सोचा, हम एक ही प्लान पे चल रहे हैं। और हमारे पे बड़ा अच्छा मौका था कि हमारे पे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे अबरार, जिनको राइट आर्म स्पिनर जिनको सरप्राइज कहा जा रहा था कि वो सरप्राइज करते हैं और यूनिक बॉलर हैं, उनको भी नहीं आजमाया गया। पिछले दिनों में सुना था कि हफीज भी उनकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसा बॉलर आपके पास है और आपने चांस नहीं लिया। देखिए आपके पास चांस था, आप टीम में तब्दीली कर सकते थे और अभी भी आपके पास मौका है, तब्दीली कर सकते हैं। वो खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके माजी में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं,
जो लड़का अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वो जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करे। हमारे पास खुश नसीबी थी कि अरे फरहान फरीद साहब है, डोमेस्टिक की आप बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक में जो लड़का परफॉर्म करता है वो तो टीम में आता ही नहीं, आप तो पीएसएल बेस पर जो है टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पीएसएल साल में एक दफा होती है, उसके बाद भी अगले साल होती है, और उस साल अगर बीच में कोई लड़का आउट ऑफ फॉर्म रहे तो वो पीएसएल में जाके परफॉर्म थोड़ी करेगा। आपके पास काजी ट्रॉफी है, आपके पास इंटरनेशनल T20 का टूर्नामेंट है, आपके पास फिर 50 ओवर का टूर्नामेंट्स है, फिर डोमेस्टिक के टूर्नामेंट चलते रहते हैं। तो वहां पर जाके जैसे हसन अली एक मैच में अगर खराब परफॉर्मेंस देके टीम से जा सकता है, तो 6 मैचों में खराब परफॉर्मेंस देके आसिफ अली भी जा सकते हैं और दूसरे खिलाड़ी भी जा सकते हैं, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी वो आ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म होता है कि जो अच्छा परफॉर्मर होगा वो टीम में आ जाएगा। बिल्कुल, जो अच्छा परफॉर्मर वो टीम में आए। थोड़ी देर पहले फरहान फरीद साहब है, अब्बासी साहब है, कहते नजर आए कि इब्रार बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, उसे ज़रूर चांस देना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ी सी बॉलिंग की हम बात करें इस सीरीज़ के अंदर, तो पाकिस्तानी बॉलर्स जो है बहुत ज़्यादा रन देते दिखाई दिए। गो के कप्तान कहते नजर आए कि हमारा बॉलिंग स्टैंड इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत बॉलिंग स्टैंड है, लेकिन हम इस बॉलिंग के खिलाफ जो है 199 रन भी दे रहे हैं, 221 रन भी बना दे रहे हैं। तो ये बॉलिंग आप समझते हैं ना, तजुर्बेकार बॉलिंग लाइन है हमारी, और फिर जहां पर डिफेंड करना होता है वहां पर हमारे बॉलर्स कुछ मैचेस में जरूर अच्छी कारकर्दगी दिखा देते हैं। फास्ट बॉलिंग समझते हैं कि ये जो फास्ट बॉलिंग है हमारी, नसीम शाह और शाहनवाज दानी, और उसके साथ साथ जो नौजवान बॉलर मोहम्मद हसनैन है, सिवाय हारिस रऊफ और हमारे जो शाहिनशाह आफरीदी हैं, ये 2 बॉलर ऐसे हैं जो इस वक्त अगर ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम बॉलर यकसा नजर आ रहे हैं। फिर देखिए, हमारा बॉलिंग लाइन मजबूत नहीं है, तेज़ है। ये हमें फ़र्क पैदा करना पड़ेगा कि यार मजबूत क्या होता है और तेज़ क्या होता है। हमारे पास पेस है, और ये पाकिस्तान का एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि पाकिस्तान के पास पेसर पैदा होते रहे हैं, और ये इंडिया के पास बैट्समैन पैदा होते रहे हैं, तो एक शुरू से रहा है। हमारे पास शाहिनशाह आफरीदी, एक उसका एक्सपीरियंस अब उसने काफ़ी हद तक गेन कर लिया। लेकिन हारिस रऊफ की बात करें, धानी की बात करें, या हसनैन की बात करें, नसीम शाह की, ये एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। अब आप देखें, डेथ ओवर जब इंग्लैंड कर रहा है पिछले 5 मैचों में, वो किस लाइन लेंथ पे कर रहा है। जब डेथ ओवर आप कर रहे हैं तो आप किस लाइन लेंथ पे कर रहे हैं, सही है। वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं यॉर्क करने की, ताकि रन वो ना हो, लेकिन हम उस पर भी गुड लेंथ शॉर्ट पिच पे जाते हैं, जहाँ पे मोइन अली ने आखिरी उसमें दिखाया। अब एक नया बॉलर जो हमने अभी ट्राई किया, आमिर जमाल, नोट वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, पहला मैच करता, लेकिन जो उन्होंने आखिरी ओवर किया, बेसिकली ये लाइन होती है। और हम जहाँ तक हमारे कप्तान की बात है, देखिए वो तो बॉलिंग किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं तो स्क्वाड देख के हैरान था, जिस स्क्वाड के अंदर शादाब खान है लेग स्पिनर, उस्मान कादिर लेग स्पिनर, और नवाज लेफ्ट आर्म, एक ही तरह के बॉलर हैं। 3 बॉलर्स। तो आप किस स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? आपके पास ऑफ स्पिनर है कौन? पार्ट टाइमर इफ्तिखार अहमद, रेगुलर बॉलर नहीं है आपके पास। तो ये देखना, यहाँ पे आपके पास शुएब मलिक, मैं फिर वो बोलूँगा शुएब मलिक की जगह थी कि चले आपने जब देखते हैं कि लेग स्पिनर का अगर एक बॉल अच्छा आ गया तो एक अलग बात है, वरना नॉर्मली पिटते हैं, वो एक अलग बात है कि बहुत पक्का बॉलर हो। तो अभी वो साबित भी किया उस्मान कादिर ने कि वो बॉल को सही जगह पर डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। तो देखिए, ये आपको थोड़ा सा, अब तो खैर टाइम चला गया, लेकिन सोचना था कि हमने किस स्क्वाड को लेके जाना था, हमें किस कंडीशन में उनको यूज़ करना है, क्योंकि मैच में इस कंडीशन जो है सिचुएशन वेरी करती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि बाबर साहब की अपनी प्लानिंग क्या है। अच्छा, बाबर साहब की अपनी प्लानिंग क्या है? उनकी प्लानिंग तो खुद समझ में नहीं आ रही है। हमने देखा कि जो लास्ट छठा मैच खेला गया, मोहम्मद हारिस को जो है डेब्यू कराया गया, वो पाकिस्तान की तरफ से 99 खिलाड़ी बन गए T20 के, जिन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान की जानिब से T20 के अंदर। क्या समझते थे कि आप उस मैच के अंदर शान मसूद से आप ओपन कराते, बाबर आजम के साथ आपने मोहम्मद हारिस जो अपना पहला T20 मैच खेल रहे थे, उन्हें ओपन के तौर पर भेजा, जो नाकाम हुआ। फिर दूसरी तरफ हमने फिर जो बड़ा टारगेट करना था वो टारगेट हम नहीं कर पाए। तो एक नौजवान खिलाड़ियों को और उस टीम के खिलाफ जो जिसकी बॉलिंग लाइन भी बेहतर है दुनिया की, उसके सामने उसको आप भेज रहे हैं ओपन करने, बजाय इसके कि आप शान मसूद से ओपन करा लेते। लेकिन सर, क्रिकेट में लेफ्ट राइट कम्बिनेशन बड़ा काउंट करता है, क्योंकि इससे पूरी बॉलिंग डिस्टर्ब होती है, फील्डिंग डिस्टर्ब होती है। हमने एशिया कप से लेकर फ़खर ज़मान से ज़्यादती की, हम उससे जो है 1 डाउन 2 डाउन लाते रहे, उसका देखिए नेचुरल गेम की बात होती है, हर प्लेयर का एक नेचुरल गेम है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट डाउन क्यों? क्योंकि वो नेचुरल हिटर स्लॉगर में नहीं जाता, वो एक अच्छा ड्राइव करता है, अच्छा बैट्समैन ज़रूर है वो, ऐसे ही रिजवान की है। अब उस लड़के को नए को आपने ओपन करा दिया, जहाँ पे शान मसूद ऑलरेडी बेंच पे मौजूद थे, टीम के अंदर मौजूद थे। अगर आप उसको ले जाते लेफ्ट राइट में, जहाँ आपने इतने एक्सपीरियंस कर लिए, इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो एक और करने में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन आपने नए बैट्समैन को आपने जो है वो ओपन करा दिया, और वो भी इंग्लैंड की एक पेस अटैक के सामने, जहाँ पे हर तरह का बॉलर मौजूद है।
हम जब लड़का ड्रॉप कर रहे हैं तो हम परफॉर्मेंस पे ड्रॉप कर रहे हैं, वो जो ड्रॉप कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, वो अपनी बॉलिंग लाइन चेक कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। हम ये काम अभी तक हमने पूरी होम सीरीज में हमने ये काम नहीं किया, तो आपने ज्यादती कर दी हारिस के साथ भी। अब वो नया लड़का था, ये मजबूरी में आपको खिलाना पड़ गया, रिजवान अनफिट थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप उससे थोड़ा सा मिडल में या टॉप ऑर्डर में भी ले आते और शान मसूद को आप दे देते चांस, तो मेरे ख्याल में स्कोर डिफरेंट होता या प्रेशर डिफरेंट होता। बिल्कुल, प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। खालिद अब्बासी के साहब कहते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका ये भी कहना था कि नौजवान खिलाड़ियों को जो है अगर मौका दिया जाए तो उसे उसके नंबर पे भेजा जाए। अगर मोहम्मद हारिस की बात करें तो मोहम्मद हारिस जब अपनी टीम से PSL में खेला करते थे वो 2 डाउन पर बैटिंग किया करते थे और वहाँ पर वो स्कोर करते दिखाई दिए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक नए ओपनर के तौर पर उन्हें आजमाया गया जो नाकाम साबित हुआ। यकीनन नौजवान खिलाड़ियों को ज़रूर मौका दिया जाए, लेकिन उनको उनके नंबरों पर खिलाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी करेंगे। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों को चांस देने की, खालिद अब्बासी साहब जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त स्टेप ज़रूर लिया पाकिस्तानी टीम ने नौजवान खिलाड़ियों को चांस देने का, लेकिन उनको उनके नंबरों पे खिलाया जाए। इस वक्त हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब ने, इनसे भी बात करते हैं। रियाज साहब, हम जो है अपना छठा मैच जो था T20 का वो हार गए, कैसा देखते थे इस मैच को जहाँ पर हमारे जो है बॉलर्स एक दफ़ा फिर जद्दोजहद करते नज़र आए कि जो है इससे कम रन को भी जो है हम टारगेट को जो है अचीव करने नहीं दिया जाए इंग्लैंड को, और हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जिस तरह पिटाई हुई, कैसा देखते हैं? क्योंकि हमारे नौजवान बॉलर्स के अंदर वो तजुर्बा नहीं है कि हम उन्हें सीनियर तजुर्बाकार बैटर्स के को रोक सकें। बहुत शुक्रिया शहजाद अमीन। मैं ये समझता हूँ कि जो ये छठा मैच था इसमें एक वाज़े फ़र्क तो ये था कि हमारी टीम में एक्सपीरियंस्ड हारिस रऊफ़ और रिजवान, ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो एक बॉलिंग साइड पे और एक बैटिंग साइड पे, तो ये 2 खिलाड़ी हमारे पास कम थे। अच्छा हुआ ये है कि हमने जो मतलब कॉम्बिनेशन या जिन नए खिलाड़ियों को आज से 6 महीने पहले इसी तरह के मैचेस खिलाने थे, हमने जब वर्ल्ड कप सर पे आ गया है तो एन मौके पे हम उनको चांस दे रहे हैं, तो नज़र ये आ रहा है कि हमारे जो हैं सिलेक्टर्स वो भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, टीम के जो सीनियर खिलाड़ी कप्तान हैं वो भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, और उसका सारा प्रेशर उन खिलाड़ियों पे पड़ रहा है, उन नए खिलाड़ियों पे पड़ रहा है जिनको आपने मौका दिया है जब वर्ल्ड कप जो है सर पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा IQ लेवल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक है हमारे खिलाड़ियों का, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। दूसरे, हमारी वो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है जो इंग्लिश खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अप्रोच है। फिर जाहिर है देखें उनकी एक्सपर्टीज़ तो आपको उनकी मतलब प्रोफेशनलिज्म में इस तरह से नज़र आई कि उन्होंने 3 ओवर में 50 रन बना लिए। उन्हें मतलब यहाँ की कंडीशन से इतने हम आहंग हो गए हैं और उन्हें ये इतना पता है कि हमें शुरू में ही मतलब स्ट्राइक रेट को इस तरह से लेके चल रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि 170 रन उनको करने थे और जो पिछली सारी परफॉर्मेंसेस उनके सामने थी, उनके पास तजुर्बा भी था, तो उन्होंने उसी अप्रोच को लेके आगे चले। आप ये देखें कि उनके फुल साल्ट को ले लें, उसने 41 गेंदों पर 88 रन बनाए और आप देखें फर्स्ट 3 ओवर में उन्होंने 50 रन कर लिए थे। तो जब आप मतलब कि बैटिंग साइड इतने कम ओवर्स में इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो हाई हो गया और उसका प्रेशर आपके बॉलर से पड़ा। और चूंकि आपके बॉलर्स निस्बतन नए थे, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं था, उनका वो एक्सपोजर नहीं था, तो वो कोई भी आप देखें कि बॉलर ना सिर्फ ना चल सका बल्कि आप ये देखें ठीक ठाक हमारे बॉलर्स की बिल्कुल ठीक ठाक हमारे बॉलर्स की पिटाई हुई। फरहान फरीद साहब, बाबर आजम रिजवान की अगर हम बात करें तो स्ट्राइक रेट भी दोनों का कम है, लेकिन दोनों बैटर्स शायद इनफरादी रिकॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या समझते हैं आपके ज़्यादा इनफरादी रिकॉर्ड तो इन्होंने कायम कर लिए लेकिन पाकिस्तान को फ़ायदा होता दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हम मैचेस अगर नहीं जीतेंगे उनके इनफरादी रिकॉर्ड तो बनते जा रहे हैं।
जी, हम इन पे क्रिटिसाइज जब करते हैं, जब हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा होता, कोई बैटिंग कर रहा होता, तो हम बोलते हैं यार इनको चांस नहीं मिल रहा मिडिल ऑर्डर को, तो ये बिल्कुल जब आउट होते हैं तो इनके पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन हमारा कोई मिडिल ऑर्डर इस तरह बैटिंग नहीं करता, तो हम जब देखते हैं कि बाबर आजम और रिजवान बैटिंग करते हैं, भले से वो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट स्लो होता है, लेकिन हम बाज़त तरीके से या मैच जीत जाते हैं या फिर हारते हैं तो फाइट करके हार जाते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम में जॉनसन राय टीम में नहीं थे, जॉस बटलर टीम में नहीं थे, एन मोर्गन उनके कप्तान वो टीम में नहीं थे, तो इनकी बॉलिंग लाइन में भी काफी बॉलर जो थे वो इस वक्त नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो टीम थी वो ऐसा पाकिस्तान को इस तरह जेर करते हुए नजर आई कि जो इनकी कोई नंबर 1 टीम खेल रही हो। और हमारी फुल स्टैंड होने के बावजूद बैटिंग में बता रहा हूँ आपको, बॉलिंग हमारी शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह इस मैच में नहीं थे, लेकिन हारिस रऊफ भी नहीं थे और हसनैन, लेकिन हम उसके बावजूद में हमारे पास जो बॉलिंग है वो यही बॉलिंग है, एक दो लड़के आगे पीछे होंगे, हमारी बैटिंग जो है वो सवालिया निशान बनी है यहाँ पर। और हम ये जिद करके बैठे हुए हैं कि हम इसी टीम को खिलाएंगे। हमारे सिलेक्टर साहब कहते हैं कि ये लड़के 6 महीने से साल से एक साथ खेल रहे हैं, तो हम आखिरी टाइम में नहीं चेंज कर सकते। तो हमें खुशी तो जब होती जब एक दो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बाकी कर रहे होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बाबर है, उनके रिजवान के बाद जो लड़का अच्छा खेलने वाला था फकर जमान, वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ, फिर अनफिट भी हो गया। अब वो बगैर मैच प्रैक्टिस के वर्ल्ड कप में जाएंगे, शहनशाह अफरीदी बगैर मैच प्रैक्टिस के वर्ल्ड कप में जाएंगे, और ये आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो सिर्फ दुआओं से और सिर्फ अल्लाह से हाथ जान के ये मैच वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे फरहान फरीद साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अब तस्करा भी हो जाता है। क्या समझते हैं, ग्राउंड में परफॉर्मेंस अल्लाह तो साथ है, लेकिन ग्राउंड में परफॉर्मेंस देना भी तो खिलाड़ियों का काम है। जी बिल्कुल, ग्राउंड में लड़के ही परफॉर्म करेंगे ना। शायकीन तो दुआ कर सकते हैं, शायकीन दुआ करेंगे, लेकिन खिलाड़ी भी अगर इसी तरह परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो पीसीबी है, जो हमारे चीफ सिलेक्टर साहब हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजर है, करता धरता है, जिनके पास ये अख्तियारात हैं, हम तो उन्हीं से अपील कर रहे हैं बार बार कि खुदाया पाकिस्तान की टीम है, ये किसी की घर की टीम नहीं है, यहाँ पर जिद नहीं देखी जाए। जब इंडिया की टीम दनिश कार्तिक को 37 साल की उम्र में भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रख सकती है, तो वो हारिस उस लड़के का कसूर नहीं है, आपने उसको रखा हुआ है, अच्छा बैटर है, अच्छा बैटर है, लेकिन अच्छा विकेट कीपर है। लेकिन उनको जब नीदरलैंड के खिलाफ चांस दिया गया, ओडीआई में इनको डेब्यू कराया गया, तो वहां पर भी वो अनएक्सपीरियंस शॉट खेलते हुए नजर आए और आउट हो गए जल्दी। कल भी इनको मौका मिला, क्योंकि इनके पास ऐसे मौके पे आपको चांस देने, रियाज भाई ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि वर्ल्ड कप बिल्कुल नजदीक है, आपने परफॉर्म करना है, अगर आपको परफॉर्म नहीं किया तो आप फिर दूर हो जाओगे। तो ऐसा, और मैं आपकी सॉरी टू कट यू, इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप देखें कि इमाद वसीम ने कितनी अच्छी मतलब एक परफॉर्मेंस वहां पर दी है। उन्होंने जो है 15 गेंदों पे 41 रन बनाए, लीग में 3 छक्के मारे हैं और 4 चौके किए। तो अब ऐसे प्लेयर्स को जो है आपको नजर में रखना चाहिए। एक चीज, यारी भी बहुत ज्यादा है ना सर। दूसरी शहजादा, आप ये देखें कि मोहम्मद हारिस को इन्होंने टीम में लिया, अच्छी बात है टीम में लिया, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए आपको अगर मतलब एक एक्स्ट्रा मतलब विकेट कीपर रखना था तो वो सरफराज से बेहतर कोई विकेट कीपर नहीं हो सकता था। वो मिडिल ऑर्डर का बेहतरीन बैट्समैन है, तो यहाँ भी आपने मतलब ज्यादती की। और अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने दोस्तियाँ यारियाँ जो है उनको अगर निभाना है तो वर्ल्ड कप में आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर सकेगी। और अगर वर्ल्ड कप में आपने परफॉर्म करना है तो आपको शोएब मलिक को टीम में डालना होगा, इसलिए कि अगर वो खिलाड़ी नहीं खेल सकता तो आपको इतने कीमती मशवरे दे जाता है जिससे आप जो है बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है शोएब मलिक है। जिस तरह खालिद अब्बासी साहब भी कहते नजर आए कि शोएब मलिक का होना टीम में जरूरी है। शोएब मलिक के हवाले से आपने बहुत बातें कर ली खालिद अब्बासी साहब, लेकिन हम देखते हैं जो हमारा डोमेस्टिक सीजन चल रहा होता है, हम वहाँ जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उन्हें हम चांस नहीं देते हैं। इनकी मिसाल आपके सामने। अगर बात करें नेशनल, अभी हाल ही में T20 में अगर देखा जाए तो अनवर अली की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी, साइम अयूब की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, शर्जील खान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जाहिद महमूद की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और अगर ओवरऑल देखें तो इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई हार्ड हिटर के तौर पर माना जाता है वो शर्जील खान है, इसके अलावा कोई भी नज़र नहीं आता। तो समझते हैं शर्जील खान की भी जगह बनती दिखाई दे रही थी। गो के आप इस सीरीज़ भी चांस दे सकते थे क्योंकि ये आपकी होम सीरीज़ थी। देखिए डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे तो मैंने तो बहुत कम देखा कि प्लेयर टीम में आया। यहाँ तो एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला पेपर बना हुआ था जिसके तहत टीम में नज़र आता है। जो नज़र आता होगा नहीं होगा एक अलग बात है, नज़र आने की बात कर रहे हैं। शजीर पे मैंने एक बयान देखा था रमीज़ आज़ाद साहब का कि सिर्फ छक्के चौके मारना जो क्रिकेट नहीं होती, फिटनेस बड़ी काउंट होती है। 2 लम्हे के लिए मान लेते हैं तो आज़म खान की फिटनेस किस फिटनेस पे आपने खिलाया था? सवाल तो यहाँ ये बनता है, फिटनेस तो उनकी भी, लेकिन रन हमें रन चाहिए। हम ये सही मान लेते हैं कि फिटनेस नहीं है, लेकिन रन जो है ना वो शजीर खान का रिकॉर्ड देख लें, अनवर अली, ये वो हमारी थिंकिंग में तो क्रिकेट ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो नज़र ऐसा आ रहा है।
हालांकि परफॉर्मर इस वक्त सरफराज अहमद से अच्छा परफॉर्मर फिलहाल कौन होगा, डिजर्विंग जिसे कहते हैं, मलिक से अच्छा कौन होगा जो डिजर्विंग है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता कि डोमेस्टिक में क्या कर रहा है, नेशनल T20 के अंदर क्या कर रहा है। इन्हीं 3-4 लड़कों ने अभी सिंध को कश्मीर प्रीमियर लीग का फाइनल जितवा दिया, लेकिन कहीं पे रिकॉर्ड में कहीं पे वो चीज़ नहीं है। कल परसों जो है वो फवाद आलम ने 100 रन कर लिए अपने, लेकिन आज जब टेस्ट की टीम उतारेंगे तो फवाद की इसमें जगह नहीं बनेगी। अच्छा, फवाद के साथ साथ थोड़ी सी बात है, हम अब्दुल्ला शफीक की भी कर लें, डबल सेंचुरी स्कोर कर ली। जब वो परफॉर्म करना शुरू किया है अब्दुल्ला शफीक ने, तो आपने उसे टीम से बाहर कर दिया। तो सवाल यही आ रहा है कि आपने खिलाना कहाँ पर है। ये तो हम आपस में बात करें कि आप जो एज अ कैप्टन या एज अ टीम मैनेजमेंट आप क्या समझते हैं उसे कहाँ खिलाएंगे। अगर आपने टीम के अंदर वन मिडल ऑर्डर में जो है सिर्फ इफ्तिखार साहब को रखना है, आसिफ अली को रखना है, फिर इनकी जगह नहीं बनती। ये फिर डोमेस्टिक में ही परफॉर्म करते रहे, फिर इनकी वहाँ जगह नहीं बनती। लेकिन मसला वही है कि हमारा एक दो तक दूर रस जो प्लानिंग होती है फ्यूचर, वो नहीं है हमारे पास। अगर फ्यूचर प्लानिंग होती तो शायद ये वर्ल्ड कप भी जब हम टीम लेके जा रहे हैं ये लेके ना जाते। तो मैं तो बचपन में सुनता आ रहा हूँ कि टीम जो तश्कील होकर मराहल से गुजर रही है, तो मैं उस जुमले का वेट भी कर रहा हूँ कि अब कब बोलेगी मैनेजमेंट। बिल्कुल कब बोलेगी मैनेजमेंट ने। लेकिन थोड़ी सी बात हम क्लब क्रिकेट के हवाले से भी कर लें। खालिद अब्बासी साहब है, आप है क्रिकेट अलायंस क्लब है कमेटी के रुकन भी हैं, और पिछले दिनों बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़ा भी पेश हुआ स्कॉटनी के हवाले से। बहुत से क्लब्स ने प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया, खिलाड़ियों ने वहाँ पर मुजाहरा किया, मुख्तलिफ जो क्लब्स के अहदेदारान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, मुजाहरा करते दिखाई दे रहे थे। क्या वजूहत बनी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो क्लब की जो स्कॉटनी हुई उसके खिलाफ जो है आप लोग मुजाहरा कर रहे थे? देखिए, पीसीबी ने जो एक प्लान हमें पहले दिया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए 2019 का, जिसके तहत इन्होंने क्लब को रजिस्टर किया और फिर स्क्रूटनी का मरहला आया। अच्छा, जो इस तरह की स्क्रूटनी हमने देखी, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऐसी नहीं हुई। अजीब और गरीब स्क्रूटनी एक थर्ड पार्टी ने की कि जो प्लेयर मौजूद हैं मौजूदगी पे उन्हें एब्सेंट कर दिया गया। ऐसे क्लबों को जो कि पिछले 20-30 साल से खेल रहे हैं बोगस डिक्लेयर कर दिया। बोगस वर्ड क्रिकेटर के लिए एक मतलब अच्छा वर्ड नहीं है, जाली है। हमने ऐसे क्लबों को देखा, 186 क्लब कराची में थे, जिसमें से 114 क्लबों को बोगस करार दे दिया गया, 39 क्लबों को जो है वो एसोसिएट किया और 33 को एफिलिएट किया। तो मतलब क्रिकेट की नर्सरियाँ इन क्लबों ने प्लेस प्रोवाइड किए हैं जो पाकिस्तान खेले, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इन्होंने जो है टोटल 39 क्लबों को एसोसिएट करके जो है वो किया। तो हमारा उनसे यही था कि जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है हमने इसको नामंजूर किया क्रिकेट क्लब के अलायंस के प्लेटफॉर्म से, और हम इसको स्क्रूटनी को मानते नहीं हैं। लेकिन आप मानते नहीं है। 2014 की तरमीम 2019 में तरमीम हुई, लेकिन आपने ये 3 साल का जो वक्फा था, इतनी देर से आप लोग क्लब वालों को क्यों ख्याल आया? देखिए, पहले तो जो रजिस्ट्रेशन का अमल क्लबों का रहा वही बहुत स्लो पीसीबी की तरफ से रहा। फिर पीसीबी ने जो आइन दिया, हमें आइन पे तो इतना एतराज़ नहीं था, लेकिन जो आपका प्रोसीजर है हमें इस पर एतराज़ ज़रूर है। हम 2014 के आइन को पहले भी कोर्ट कर रहे थे कि उसे बहाल करें, लेकिन पीसीबी चूँकि एक फौजदारी निज़ाम सा है कि इम्प्लीमेंट कर देती है, और सिर्फ ऐसा लग रहा है पैसा कमाने का ज़रिया है कि पहली दफ़ा 5,000 रुपये लिए गए क्लबों के ऑनर से या कप्तानों से कि वो अपना क्लब रजिस्टर कराएं। फिर स्क्रूटनी के टाइम पे तमाम 18 लड़कों की एक लिमिट थी जिसमें आपने प्रेजेंट करना है। तो ऐसा भी हुआ जिनके 21 लड़के थे वो क्लब भी बोगस हो गए। ऐसा क्लब भी बोगस हुआ जिसके 4 प्लेयर उस दिन जो है वो नेशनल T20 में कश्मीर प्रीमियर लीग का फाइनल खेल रहे थे। ऐसा क्लब भी बोगस हुआ या एफिलिएट हुआ जिसके 4 लड़के पाकिस्तान जूनियर लीग में जो सिलेक्ट हो चुके थे। तो अगर ये क्लब बोगस हैं या जाली हैं तो अच्छा, उससे पहले आपने जो है वो विंटर लीग कराई, जिसमें आपने आपके स्कोरर, आपके जो है कमेटी थी, और आपने तमाम लड़कों को चेक किया, और चेक करने के बाद मैच खेलने की परमिशन दी। वो लड़का चेक होने के बाद जो है वो क्लब बाद में अब खेलने के बाद बोगस हो चुका है। मेरा अपने साथ हुआ, मेरा फजल महमूद था। फजल महमूद सबसे मेन चीज़ थी। हमारा उनसे ये क्या, जिन्होंने फजल महमूद खेला है आप उन्हें एसोसिएट कर दें, जिन्होंने विंटर लीग खेली आप उन्हें एफिलिएट कर दें। लेकिन इन्होंने मिक्स कर दिया। एक ऐसे क्लब को एसोसिएट किया गया है जिसको बने हुए 10 महीने हुए, और ना वो फजल महमूद खेला हुआ है, विंटर लीग सिर्फ खेला है। 10 महीने पहले वो क्लब बनता है और आप जो है किन आंखों से देखते हैं, उन्हें एसोसिएट करते हैं। मेरा क्लब 40-42 साल से बना हुआ है और फजल महमूद सारे खेले हुए रिकॉर्ड है, मुझे एफिलिएट किया गया और इस बात पे किया गया कि मैंने एक डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया जिसकी रिसीविंग मेरे पास मौजूद है। लेकिन इसमें एक बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब पाकिस्तान क्रिकेट क्लब भी इसमें शामिल है, क्या कहेंगे? क्योंकि वहां से तो पाकिस्तानी क्रिकेटर बेशुमार निकले। मैंने यही बात अभी कोर्ट की कि जिस दिन आपने इसके साथ ये की है ज्यादती, उस दिन जो उसके 4 लड़के सरफराज अहमद, अनवर अली सब जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग का फाइनल खेल रहे थे और जीत गए थे। तो अगर ऐसे क्लब भी बोगस हैं बकौल आपके, मतलब जाली तो नहीं कह सकते हमें, किसी आपने तो वर्ड ही गलत इस्तेमाल कर लिया। अगर ये क्लब जाली है तो फिर आपका जो है स्कूटनी प्रोसेस भी जाली है, आपका जो है विंटर लीग भी जाली है, आपका पूरा सिस्टम ही जाली है। बिल्कुल पूरा सिस्टम ही जाली है। रियाज साहब, आज मैच है, 7वां T20 मैच खेला जाना है, क्या समझते हैं? आज थोड़ी सी तब्दीली उम्मीद करते हैं कि टीम में होगी पाकिस्तानी? देखें, मेरे ख्याल से शहजादा आज जो है टीम में रिजवान भी होंगे, होना चाहिए उन्हें, और उसके साथ साथ हारिस
रऊफ़ भी होंगे। इसलिए देखें जितने भी आपकी बॉलिंग लॉट है, अगर आप सिर्फ शाहिनशाह आफरीदी को निकाल दें तो हारिस रऊफ़ जो है इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और वाहिद बॉलर के तौर पे सामने आए जो न सिर्फ नई गेंद को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं बल्कि पुरानी गेंद के ज़रिए भी वो इन स्विंग और आउट स्विंग करते हैं और आखिरी मतलब ये कि ओवर्स में वो मतलब विकटें लेने की सलाहियत रखते हैं। बाकी जो आपके बॉलर्स हैं वो जो है मतलब उनकी जो लाइन और लेंथ है वो बिगड़ जाती है, वो ज़्यादा रन देते हैं। लेकिन आपने देखा इससे पहले जो बॉलर्स है धानी को देख लें या हसनैन को देख लें तो इनके लास्ट ओवर्स में मतलब ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मुझे इस मौके पे याद आते हैं रज़ाक और आकिब जावेद, जब इस तरह की सिचुएशन हुआ करती थी और वो आखिरी ओवर्स कराते थे और रन्स कम रह जाते थे तो वो गेंद जो है विकेटों में कराते थे, कंसंट्रेट करते थे, फोकस करते थे, यॉर्कर देते थे और बैट्समैन को रन्स बनाने से रोकते थे। आपने देखा कि जब इस मौके पे एक अच्छा बॉलर बैटर्स को रन्स बनाने से रोकता है तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हुए फिर वो उल्टे सीधे स्ट्रोक खेलने की कोशिश करता है तो आउट होता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जो हमारे जो नए बॉलर्स हैं वो मतलब कैच की लालच में आप जो है शॉर्ट पिच गेंदे देते हैं और शॉर्ट पिच गेंदे देने का मकसद ये होता है कि उनके बैटर जो हैं इतने एडजस्ट हो गए हैं हमारी कंडीशन से कि वो उठा उठा के छक्के मारते हैं और हम जो है उसी मतलब ये जो शॉर्ट पिच गेंदे उसमें इतने कमज़ोर हैं हमारे बैटर्स कि हम शॉर्ट पिच गेंदों उन्हें बॉलर्स को इंग्लैंड के पता है कि किन बैट्समैनों को जो है शॉर्ट पिच गेंदे करानी है और कौन आउट होंगे। आपके पास इन 6 मैचेस में आप मिसाल उठा के देख लें कि आपके ज़्यादातर जो रिकग्नाइज बैट्समैन हैं वो जो है शॉर्ट पिचेस गेंदों पे बिल्कुल ऐसा सही कहते नजर आ रहे हैं कि शॉर्ट पिच बॉलर्स जो बॉल्स करते हैं बॉलर्स उस पर पाकिस्तानी बैटर जो है थोड़ा सा वीक दिखाई देते हैं और यही चीज़ जो है एशिया कप में हमें दिखाई दी जहां पर शॉर्ट पिच बॉलर्स ने जो बॉलें की उस पर पाकिस्तानी बैटर्स आउट होते दिखाई दिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी शॉर्ट पिच बॉल्स के हवाले से कि पाकिस्तानी बैटर्स जो है शॉर्ट पिच बॉल पर बड़े कमज़ोर दिखाई देते हैं, इसी पे फरहान फरीद साहब से बात करते हैं। फरहान फरीद साहब, जिस तरह हमने देखा एशिया कप T20 के अंदर भी शॉर्ट पिच बॉल्स पर जो पाकिस्तानी बैटर्स आउट होते दिखाई दिए, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिवाय मोहम्मद रिजवान के हमारे पास कोई ऐसा बैटर्स मौजूद नहीं है जो शॉर्ट पिच बॉल को अच्छा शॉट खेल सके। फ़खर जमान ज़रा खेलते थे लेकिन वो भी टीम से बाहर हैं। शान मसूद की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा वीक नज़र आते हैं इसमें। जी, पाकिस्तान की आप पूरी बैटिंग ऑर्डर में देख लें तो ये एक कमज़ोरी नज़र आई है। ये अभी की कमज़ोरी नहीं है। आपने एशिया कप में देखा होगा कि भुवनेश्वर कुमार जिनकी जो है पेस 135 138 तक है, पांड्या की बॉल पर हमारे 4 खिलाड़ी पहले ही मैच में शॉर्ट पिच गेंद पे आउट हुए। फिर अगले मैच में अफगानिस्तान के बॉलर से हमारे खिलाड़ी शॉर्ट पिच गेंद पे आउट हुए। फिर इंग्लैंड ने अपनी जितने भी स्लो वन बाउंसर थी उनसे हमारे खिलाड़ी को ट्रैप किया। अभी हमने सीरीज खेली है न्यूजीलैंड के अंदर, तो न्यूजीलैंड में भी आप देखिएगा कि वहां पर बाउंसी पिचें होती हैं। फिर वर्ल्ड कप खेले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां भी बाउंसी पिचें होती हैं। तो हमें तो शॉर्ट पिच गेम को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जहां हमारी वीकनेस थी अच्छे मतलब वो वीकनेस दूर करनी चाहिए थी। अब नज़र आ रहा है कि जितने भी बॉलर्स हैं दूसरी टीमों के, उन्होंने हमारी वीकनेस चेक कर लिए, पकड़ ली है। अब हमें शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट किया जाएगा। जहां हमारा पावर हमारा हथियार था, हम यॉर्कर गेंदों पर आउट करते थे, हम शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हो रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी आपने निशानदेही, हमें चाहिए कि अपनी वीकनेस को दूर करें। दूसरा, जब आप इन फॉर्म होते हैं तो आप फिर अच्छी गेंदों को या शॉर्ट पिच गेंदों को भी अच्छी तरीके से या लेफ्ट कर देते हैं या फिर खेल लेते हैं। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है हमारी मिडिल ऑर्डर। रिजवान और बाबर के बाद फ़खर जमान हमारे पास एक क्लासिक बैट्समैन था जो मुश्किल से निकाल देता था। अब इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी बैटिंग नजर नहीं आ रही। इफ्तिखार को देख लें आप, या इनको ये शॉर्ट पिच गेंदों पर काफी दफा आउट हुए हैं, तो इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप काम करने का फरहान साहब अब तो वक्त नहीं है, क्योंकि अब तो सैफरी की सीरीज है और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है। जी, इसका आसान हल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस पे काम बिल्कुल सही का काम नहीं होता तो उन खिलाड़ी को लिया है जो शॉर्ट पिच गेंदों पर अच्छा खेलते हैं। शर्जील की शॉर्ट पिच टीम का तो अनाउंस हो चुका है फरहान साहब। देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो है अपने सकलैन मुश्ताक जिन्होंने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मतलब ये कि सहाफ़ियों के सवाल के जवाब भी नहीं लिए गए थे और उन्होंने मतलब ये कि जिस तरह जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी उससे हट के उन्होंने नॉन प्रोफेशनल मतलब एटीट्यूड था और गुफ्तगू की, जो मतलब है कि इस तरह की दुनिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है उसमें नहीं करनी चाहिए थी। उनको
चाहिए था कि वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस रहते। तो मतलब ये कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वो मरहला आ गया है कि ना सिर्फ हमारे सिलेक्टर्स कंफ्यूज हैं, ना सिर्फ हमारे बेंच ऑफिशियल्स कंफ्यूज हैं, बल्कि जो हमारे 3-4 जो टीम के बड़े खिलाड़ी हैं कप्तान समेत वो भी कंफ्यूज हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा। वो समझ इसलिए नहीं आ रहा कि देखें, जब आपके पास टाइम था 4-6 महीने पहले, उस वक्त आपको ये तजुर्बात करने चाहिए थे, और जिन लड़कों की परफॉर्मेंस थी और जिनको आपने अब शामिल किया उनको उस वक्त से मौके देना चाहिए था, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल, अब वो जब आपने इस मौके पे दिया है जबकि वर्ल्ड कप सर पे, तो वो भी बेचारे प्रेशर का शिकार हैं और उसी वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। शान मसूद बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मैं मतलब समझ पा रहा हूँ वो ये है कि ड्रेसिंग रूम में मुझे नहीं लगता कि मतलब उनके साथ कोई कंफर्ट लेवल है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है मुतासिर हो रही है। उन पर एक प्रेशर है, जिस तरह से मतलब एक आध इनिंग्स में तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब ये परफॉर्म किया, लेकिन अब जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं उसकी वजह यही है। देखें, जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो तो नए खिलाड़ी, उन्हें पता है कि हमें वर्ल्ड कप में नहीं मतलब ये कि मौका मिलेगा 11 में ज़्यादातर, लेकिन शान मसूद तो एक ऐसा खिलाड़ी है कि वो जो है परफॉर्मेंस किसी भी हालात में दे सकता है और उसने इसको प्रूव किया है। लेकिन शहजादा, मैं आपको ये बताऊं कि जो आजकल की जो प्रोफेशनल क्रिकेट है उसमें ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो बड़ा मैटर करता है कि जितने भी खिलाड़ी तो आप हैं, सब समझते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल है खासकर नए प्लेयर्स के साथ साथ शान मसूद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता नजर आ रहा है? मैं तो यही समझता हूँ। और देखें, इसी वजह से अम्माद वसीम भी टीम में नहीं है, इसी वजह से सरफराज भी नहीं है, इसी वजह से शोएब मलिक भी नहीं है, और आपने शर्जील का भी याद दिलाया था कि शर्जील भी, खैर ये तो बहुत सारे खिलाड़ी हो जाते हैं, लेकिन कम से कम कॉन्क्रीट मतलब है कि 2 ऐसे खिलाड़ी ज़रूर हैं जो हम 4-5 नाम लेते हैं, वो ऐसे हैं कि उनको पहले ही से जो टीम अभी वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई थी उसमें होना चाहिए था। ये कंफर्ट लेवल अगर होता, और अगर मतलब ये कि सारे मतलब एक ऑफिशियल्स और टीम के सीनियर खिलाड़ी अगर शान मसूद के लिए एक पेज पे होते तो ये आज से 6 महीने पहले टीम में बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि आज से 6 महीने पहले जिस तरह की परफॉर्मेंस थी शान मसूद की, वो टीम में शामिल ज़रूर होते। और अब देर आया दुरुस्त आया, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है और वर्ल्ड कप के लिए उनका नाम T20 स्क्वाड में मौजूद है। खालिद अब्बास साहब, जिस तरह बात हो रही है शान मसूद की, तो समझते हैं कि आप के जिस वक्त ज़रूरत थी, जिस वक्त उनके बैट से रन हो रहा था, उन्हें उस वक्त मौका दिया जाता तो आज पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करते हुए दिखाई देते? देखिए, पहली बात है चांस देना बिल्कुल दिया जाता और उसके रिक्वायर्ड नंबर के ऊपर। अगर आप शान मसूद को नंबर 5 पे भिजवा देंगे तो वो शान मसूद आपके लिए बेकार है, क्योंकि जब आप ऊपर 10, क्योंकि वो बेसिकली जेन्युइन ओपनर है, उस डायरेक्ट यूटिलाइज करना, नए बॉल पे खेलना, ये उसका जो है नेचर ऑफ गेम है। अब जब वो 10-12 ओवर के बाद खेलने आता है, क्योंकि वो आउट होते हैं बाबर और अच्छी बैटिंग करके जरूर, तो 10-12 ओवर ना दायरा रहता है, ना बॉल का वो शाइन रहता है, ना उसका वो गेम रहता है। तो वो क्या हुआ आपके सामने है, क्योंकि जैसे यासर ने कहा कि वो वाकई इस वक्त प्रेशर के अंदर है, वो कंफर्ट जोन में नहीं है अपने। अब वहाँ पे उसको टीम में जगह रखनी है या रन रखना है, क्योंकि देखें ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट हमारे दिमागों में तो हैं कि मैं टीम में रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो आपको देखें थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। जहाँ पे आपने इतने मैचेस के अंदर लिया, जहाँ पे आपने इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए, एक बार आपको लेफ्ट हैंड बैट्समैन शान मसूद को ओपन कराने में क्या है, बहुत हुआ आउट ही हो जाएगा, आउट तो वो पहले भी हो रहा है। तो थोड़ा सा कैप्टन को यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा कि आप उसे ऊपर करें और उसे खुल के खेलने दें। हाँ, उसके बाद अगर वो रन नहीं करता फिर आपका सवाल आपके ऊपर है करने के लिए। बिल्कुल, रन अगर नहीं कर रहा तो फिर सवालिया निशान ज़रूर आ जाता है। लेकिन हमारी थोड़ी सी बात हम कप्तानी के हवाले से कर लें। हमने देखा न्यूजीलैंड में जो है ख़ासकर कप्तानी बाबर आजम करेंगे, फिर वर्ल्ड कप में कप्तानी करते दिखाई देंगे। फिर हॉलैंड में हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने कप्तानी की, एशिया कप में कप्तानी की, फिर इंग्लैंड सीरीज़ में कप्तानी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या सवालिया निशान है उनके ऊपर कि अगर वो परफॉर्म कप्तानी में नहीं करते और फिर टीम से कप्तानी के जो है छीनने के खतरात नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मेरी ज़ाती राय है कि मैं बाबर आजम को अच्छा कप्तान नहीं समझता। मेरी ज़ाती, वो एक गुड प्लेयर ज़रूर है, एक बेहतरीन बैटर ज़रूर है, लेकिन वो अच्छा कप्तान नहीं है। हाँ, टीम के जो इस वक्त है हल्का बुरा कम्बिनेशन, या जिस तरह की हमारी दुआएं अवाम के रंग ला रही हैं, क्योंकि हम जिस तरह के मैच जीते हैं आप देखें वो दुआओं में ज़्यादा लगते हैं। इवन खुद बाबा अपना रिजवान ने कह दिया कि कौम को हार्ट अटैक करवाएंगे। तो वो कैप्टनसी का नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई ऐसा एग्रेसिव डिसीजन लिया हो या ऐसा कोई उन्होंने फील्ड ली हो, तो वो कैप्टनसी पे तो सवालिया निशान है। लेकिन ये चूँकि अभी मैनेजमेंट को भी नज़र सब चीज़ें आ रही हैं जैसे हमें आ रही हैं, लेकिन ये सब कहानियाँ सामने आएंगी वर्ल्ड कप के बाद, कि जब वर्ल्ड कप में हम परफॉर्मेंस अल्लाह ना करे हमारी ख़राब होती है तो अल्टीमेटली आना कप्तान के ऊपर ही है। वो कप्तान पे प्रेशर इसलिए क्योंकि वो हमारी टीम की बैकबोन है, बेहतरीन बैट्समैन है हमारी टीम का, तो वो कैप्टनसी का प्रेशर उसकी बैटिंग पे आ रहा है। तो हमें पहले ही इसको रिलैक्स दे देना चाहिए था कि आप एक अच्छे बैट्समैन हैं, आप टॉप ऑर्डर संभालें, कैप्टन कोई और भी बन जाता था।
लेकिन मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप के बाद ये सवाल आएंगे इसमें। बिल्कुल सवाल आएंगे। प्रोग्राम में टाइम कम है। खालिद अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फरहान फरीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।